जय हिंद दोस्तों। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 19 तक क्या क्या होता है। अगर आप कहें तो हम लोग एक बार रिवीजन पढ़ लेते हैं। रिवीजन में क्या है, आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। फिर हम आर्टिकल नंबर 2 पर पहुंचे थे। आर्टिकल नंबर 2 में ये कहा गया है कि अगर भारतीय संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है अपने में। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है किसी भी भारतीय राज्य के किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, उसकी बाउंड्री को बदल सकती है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया था। आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 12 जिसमें फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का डेफिनेशन है। आर्टिकल नंबर 13 में अल्पीकरण यानी कि अगर आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं या आपकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है तो आपके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, यानी वो अल्पीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि कानून या विधियों का समान संरक्षण पढ़ा था। और आर्टिकल नंबर 15 में हमने पढ़ा था कि लिंग, धर्म, जाति पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे कि धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 में अवसर की समानता कही गई थी और यहीं पर एक एक्सेप्शनल केस बनाया गया है जिसमें कि आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत कहा गया है। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 18 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। एक्सेप्शन में क्या है, जैसे कि पढ़ाई के लिए आपने कोई डिग्री ली है, डॉक्टरेट की ली है, तो वो आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर आप भारत रत्न ले रहे हैं तो वो सम्मान है। पहले बंद कर दिया गया था भारत रत्न, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया। आर्टिकल नंबर 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कि बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कुछ भी बोल देंगे। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। फंडामेंटल राइट में एक लिमिटेशन होती है। फंडामेंटल राइट अगर सरकार नहीं दे रही है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी सरकार नहीं लागू कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसे कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। फंडामेंटल राइट को कोर्ट से लागू करा सकते हैं। 19(1) में क्या कहा गया था। 19(1) में कहा गया था बोलने की आज़ादी। अगर आप बोलेंगे, बोलने के बाद आप सभा करेंगे, सभा करने की आज़ादी। आप एक ट्रिक के तौर पे याद करिए, अगर आप बोल रहे हैं तो फिर सभा करेंगे, 2-4 लोग जुटेंगे, फिर संगठन बनाने की आज़ादी 3 में, तो आप संगठन बना लेंगे तो कहेंगे चलो घूमें। 19(4) घूमने की आज़ादी। अगर आप कहीं घूमेंगे तो सोचेंगे यार यहीं रह लेते हैं, अच्छा है, जैसे उत्तराखंड गए अच्छा लगा तो वहीं रह लिए, यानी कि बसने की आज़ादी 5 में। फिर 6वें में आ जाता है संपत्ति का अधिकार 19(6) में। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे 300 क में रख दिया गया है, यानी कि अब वो नहीं है। उसके बाद फिर आया था 19(7) में कहा गया था व्यवसाय की आज़ादी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये था क्विक रिवीजन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19 से। अब देखते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 3 प्रकार की आज़ादी देता है। क्या क्या देता है, जैसे कि अगर आपने अपराध कर दिया है तो एक अपराध के लिए एक सजा। एक अपराध के लिए एक सजा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मार दिया तो फिर उसके घर वाले को जब मन कर रहा है तब ले जाके आपको जेल में बंद करवा दे रहा है, और सरकार को भी जब मन कर रहा है तब आपको जेल में डाल दे रही है। तो ऐसा नहीं होगा। एक अपराध आपने किया है, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो आपको एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी। दूसरा क्या कहता है कि अगर आपने अपराध किया है तो अपराध की सजा उस कानून के मुताबिक दी जाएगी जिस समय आपने अपराध किया है। सजा उस समय के कानून के मुताबिक दी जाएगी। सजा उस समय के कानून के मुताबिक। उस समय के कानून के मुताबिक। मात्रा पे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। एक अपराध की एक सजा दी जाएगी और सजा उस समय के कानून के मुताबिक दी जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा आपको यहाँ ये दिया जाए। तीसरा आपको क्या कहा जाएगा, तीसरा कहा जाएगा ये कि अगर आपको सजा दे दी गई है तब भी आपको संरक्षण मिलेगा। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 21 में। मैं इन सब चीज़ों को सरल भाषा में करा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करें। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 21। यहाँ पे क्या है, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं तो पुलिस चालान काट देती है। ये क्यों है? क्योंकि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। आपकी गाड़ी धुआं दे रही है तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपकी धुआं से हो सकता है कि कोई दमा का मरीज हो, कोई किसी भी चीज़ का मरीज हो जिसे धुएं से एलर्जी हो, तो वो आप उसके प्राण को खतरे में डाल दे रहे हैं। तो इसलिए आपका हेलमेट नहीं रहता, चालान कट जाता है, क्योंकि आप स्वयं की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आपसे जो जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी को सुप्रीम कोर्ट आगे बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी है अगर उसको कोई भंग करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसे रिट जारी करके बुलाएगा और सजा देगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? एग्जाम्पल, हेलमेट न लगाने पर चालान, पॉल्यूशन कर रही है आपकी गाड़ी तो वहाँ भी चालान कटता है, और इसी के अंतर्गत आ जाता है राइट टू प्राइवेसी। देखिए ये सब चीज़ें संविधान में नहीं दी गई हैं, लेकिन समय समय पे सुप्रीम कोर्ट इसे क्लियर करता रहता है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। अब आर्टिकल नंबर 21 हो गया, अब आर्टिकल नंबर 22 पर आते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 22 नहीं पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे। 22 में क्या है? गिरफ्तारी, इसे भी जानना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कि जब मन करेगा पुलिस आपको ऐसे उठा के नहीं ले जाएगी। पुलिस अगर गिरफ्तार करने आ रही है तो उसे बताना होगा, तो उसे उसका भी नियम है कि वो 3 चीज़ करेगा। क्या क्या करेगा? कारण बताएगा, कारण आप पूछ सकते हैं, कारण बताएगा, ठीक है। या फिर आपको जो कहते हैं कि वारंट दिखाएगा। आपको पुलिस गिरफ्तार करने से पहले या तो कारण बताएगी या फिर वारंट दिखाएगी, पहला हो गया। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाया जाएगा, सशरीर ले जाया जाएगा आपको न्यायालय, सशरीर। और इन 24 घंटे में जो ट्रैफिक, मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम नहीं जुड़ता है। अगर आपको वो आज 5 बजे सुबह गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटे के अंदर, मतलब कि दूसरे दिन सुबह 5 बजेगा जब, तब 24 घंटा होगा। तो अगर वो 4 बजे ले जाना चाहे अपने पुलिस स्टेशन से तो आपको 4 बजे लेकर निकलेंगे। 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय के लिए निकल देंगे। और क्या कहा? और क्या? अपने पसंद का वकील आप रख सकते हैं, अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। तो अब जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करे या फिर किसी को गिरफ्तार करे तो उससे आप कारण पूछ सकते हैं, वो वारंट दिखाएगी वो गिरफ्तार क्यों कर रही है। 24 घंटे, अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपको बैठा लिया गया है जेल में या कहीं पे, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हमें 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय पहुँचाना था और आपने अभी तक पहुँचाया नहीं है, तो वहाँ आप मेरे आर्टिकल नंबर 22 का हनन कर रहे हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, इसके लिए रिट जारी करवा दूंगा, और आपको रिट जारी होगा तो आपको बुलाया जाएगा, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप अपने मन का वकील करना चाहते हैं और पुलिस मना कर रही है तो आप वहाँ भी बता सकते हैं कि यह मेरा कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार से भी बड़ा ये है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 22। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 23 पर। आर्टिकल नंबर अभी 22 का 4 एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि करंट की न्यूज़ है। 22 का 4 पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब 22 का 4 इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे तो गिरफ्तार कर रहे थे 22 में, तो आपको कारण बता रहे थे, तो ये अपराध हो जाने के बाद होता था। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन तब लागू होता है कि जैसे कि अगर शक हो जाए कि अपराध हो सकता है, कोई ऐसा एक्शन सरकार ले ले जिससे कि कुछ माहौल गड़बड़ हो और उससे अपराध हो जाए, कुछ लोगों की वजह से जो भड़का देते हैं उससे हो जाता है, समस्या हो जाती है, तो अपराध होने लगता है। तो उस केस में आर्टिकल नंबर 22 का 4 हम यूज़ करके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उस व्यक्ति को नज़रबंद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और नज़रबंद हम किसी भी जगह कर सकते हैं, चाहे तो उसे जेल में कर दें, चाहे उसे उसी के घर में कर दें, या फिर कहीं और अन्य जगह ले जाके नज़रबंद किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत आता था
पोटा, मीसा, ये सब जो एक्ट आते थे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते थे। जैसे कि आपने देखा होगा जब अमित शाह जी ने 5 अगस्त को 370 को हटाया था, आर्टिकल 370 को हटाया था, तो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। पहले जम्मू कश्मीर में की नागरिकता अलग से वो देते थे, उनकी सरकारें अलग से देती थी, वहाँ एक 2 झंडा होता था। तो वो सब जब हटाया गया तो जो वहाँ के राजनीतिक लोग थे उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। तो वो लोग रो रहे थे कि मेरा तो अधिकार है घूमने का, कहीं कि मुझे बंद कर दिया गया ज़बरदस्ती। तो वहाँ पे आर्टिकल 22(4) का यूज़ करके प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अपराध ना हो सके उन्हें रोक लिया गया था, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, तो उन्हें किसी से नहीं मिलने दिया गया था। तो वहाँ क्या हुआ था 22(4). अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 23 पर। अब आएंगे आर्टिकल नंबर 23 पर। 23 को ना पढ़ते हुए अब हम पढ़ेंगे 23 भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 23 आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? बलात्श्रम। बलात्श्रम दिख रहा है ना? बलात्श्रम मतलब कि अगर आप किसी को भी ऐसे पकड़ के ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, उसकी भी इच्छा होनी चाहिए काम कराने की। हाँ, अगर देश को इमरजेंसी कंडीशन आ गई है देश में और ज़रूरत है कि काम कराया जाए, तो आपसे देश कुछ भी करा सकता है, बलात्श्रम भी करा सकता है, पैसे भी नहीं देगा, वैसे भी मजदूरी करा सकता है, बलात्श्रम। और यहीं पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मानव अंगों की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है कि मानव अंगों पर तस्करी, मानव अंगों का जो तस्करी है वो नहीं होगा, और यहाँ पे बलात्श्रम पे भी रोक लगाया गया है। ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत है, आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 पर आते हैं। आर्टिकल नंबर 24 पर आते हैं हम लोग। 23 तक हम लोग कर चुके हैं, और लास्ट वीडियो में मैं एक बार पूरा बोर्ड पे लिखूंगा कितने आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े हैं, और उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने किया। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक काम में नहीं लगेंगे, खतरनाक काम वो नहीं करेंगे। अगर आप लगाते हैं उन्हें, जैसे पटाखा बनाने की फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम बच्चों को लगा दिए, तो आपके ऊपर केस हो सकता है और आपको सज़ा बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 25 में। आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 में क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यानी कि जैसे आपको हिंदू हैं टीका लगाने का अधिकार है, मुस्लिम है टोपी लगाने का अधिकार है, सिख है पगड़ी रखने का अधिकार है, कृपाण रखने का अधिकार है। तो 5 चीज़ें सिख में धर्म में बताई गई हैं, तो वो सब चीज़ें अंतःकरण में आ जाती हैं। आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत आपको यह स्वतंत्रता दी गई है कि आप उन सब चीज़ों को रख सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 26 में आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में क्या है? आर्टिकल नंबर 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो वो एक साथ नमाज पढ़ते हैं, तो वो अपना एक इकट्ठा होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू लोग सुंदरकांड करते हैं, रामायण करते हैं, तो वहाँ सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे सामूहिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे सुंदरकांड सड़क पर करने बैठ जाएँ, नमाज सड़क पर करने बैठ जाएँ, तो आप जैसे मान लीजिए कोई एम्बुलेंस आ रहा है, उसमें कोई सीरियस मरीज है, तो वहाँ तो आप उसके प्राण के साथ खेल जा रहे हैं, तो वहाँ पर अल्पीकरण लग जाएगा। भले आपका ये सामूहिक अधिकार है, लेकिन आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आपके ऊपर अल्पीकरण को लगा दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा वहाँ पे कि वहाँ से हटिए और दूसरों को असुविधा न होने दीजिए। ये एक पक्ष है। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 27 पे। 27 पे क्या है? जो रिलीजियस मनी है, रिलीजियस फंड है,
वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि धार्मिक धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल नंबर देखते हैं अब कौन सा आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 29-30। आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो हैं उनका संरक्षण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण का मतलब ये है, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर बनते हैं और धर्म के आधार पर भी बनाए जाते हैं। तो जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, उन्हें कोई समस्या ना हो, जैसे बौद्ध, जैन और एक जैसे हिंदू को मान लिया जाए तो वो मेजॉरिटी में है, बाकी सब माइनॉरिटी में गिने जाते हैं, तो उन्हें कोई समस्या ना हो तो उन्हें संरक्षण दिया जाता है और ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है। तो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 30 पर। आर्टिकल नंबर 30 पर क्या है? अल्पसंख्यक जो शिक्षा लेंगे, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, यानी कि उनकी शिक्षा कैसे होगी, उसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा और उन्हें कैसे संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत आ जाता है। ये सब हमारे संविधान में लिखा गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 पर हम आएंगे। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार यानी कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल जितने भी हमने अभी पढ़े 12 से लेकर 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक, वो सब जो इम्पोर्टेंट थे वही हम पढ़े हैं। तो अगर उनका हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट और उन्हें जो भी उचित सज़ा होगा, जो उनके हिसाब से होगा, कानूनी कार्यवाही करते हुए अपना वो सज़ा देंगे। और आर्टिकल नंबर 32 को अंबेडकर जी ने कहा है कि ये जो है संविधान की आत्मा है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन जब अंबेडकर जी का नाम देकर कहेगा तो आर्टिकल नंबर 32 लगाएंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 36 पे। इसके 32 के बाद जो है वो मार्शल लॉ से रिलेटेड है, तो भी उसका ज़रूरत नहीं है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसे पढ़ लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 36, डिफिनेशन ऑफ, सीधा लिखिए, परिभाषा, किसकी परिभाषा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है 36 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 36 के बाद 37, आर्टिकल नंबर 37 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 37 में ये दिया गया है कि अगर आप न्यायालय से डीपीएसपी को लागू कराना चाहे तो नहीं करा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट को तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, लेकिन अगर डीपीएसपी के लिए आप जा रहे हैं तो ये न्यायालय से लागू नहीं होगा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि आप इसे न्यायालय से जाके लागू नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका आर्टिकल नंबर 39 में क्या होता है? समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि दो मज़दूर का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मज़दूर आसानी से आप लोग देखते होंगे कि मज़दूर मिल जाते होंगे। तो जो मज़दूर हैं, अगर एक लेडीज़ है और एक जेंट्स हैं, दोनों मान लीजिए ईंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह दे रहे हैं, इसको पोर्टेशन ऑफ ईट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ नोन एज ढोना, ईंट ढो रहे हैं। तो अगर वो ईंट कहीं से उठा के रख रहे हैं, तो अब औरत है, औरत को 100 रुपये लोग दे देते हैं, लेकिन अगर पुरुष है तो उसको 300 देते हैं, तो ये गलत बात है। ये हमारे डीपीएसपी में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर काम समान है तो आप इस आधार पे नहीं कह सकते कि वो लड़की है तो वो कम करेगी, वो लड़का है ज़्यादा करेगा, या लड़का है तो ये ज़्यादा कम करेगा, वो लड़की है कम करेगी। तो जो अगर काम समान है तो आप वेतन भी समान देंगे। आर्टिकल नंबर 39A में क्या कहा गया है? निःशुल्क कानूनी सहायता,
निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता आपको 39A के अंतर्गत दी जाएगी। निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब ये है कि जैसे कोई गरीब है और उसे केस लड़ना है, उसके पास पैसा नहीं है, अब तो वकील बहुत महंगे महंगे आते हैं, वकील तो अपना चार्ज करेंगे ही, तो सरकार ने ये नियम बनाया है कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। लेकिन ये DPSP के अंतर्गत है, यानी कि अगर सरकार को मन होगा तो देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी, क्योंकि जब नीति निर्देशक तत्व तो बनाया गया था और उसे संविधान में जोड़ा गया था तो ये कहा गया था कि भारत अभी एक गरीब देश है, जब सरकार के पास पैसा होगा तो